हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स, अपनी कक्षा अपना एग्जाम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2022 के उन करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में जो कि होंगे हमारे डेली के बेसिस पे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। अच्छा, आगे बढ़ने से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो है वो आपको इजीली प्राप्त हो सके। साथ ही में आप ये वीडियो है वो आप अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गंजम जिला है वो अब बाल विवाह मुक्त हुआ है? ऑप्शन है केरला, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो हाल ही में ओडिशा का है वो गंजम जिला है वो उन्होंने अभी अनाउंस किया उनके प्रशासन ने कि वो गंजम जिला है वो अब बाल विवाह मुक्त हुआ है। 2020 और 2021 में है वो उन्होंने 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाह को है वो रोकने में सक्षम था जिला के प्रशासन। उसके सत्यापन के बाद है वो प्रशासन ने बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है किसको? गंजम जिला को। अच्छा, अब बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की विजिट करते रहते हैं तो एज ए पॉलिटिकल हम विजिट करते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल है वो गवर्नर है। सीएम है नवीन पटनायक। सीएम नवीन पटनायक। अच्छा, यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है, एक सदनीय विधानसभा जिसकी टोटल सीटें हैं 147। अच्छा, राज्यसभा की है वो 10 सीटें हैं, लोकसभा की है वो 21 सीटें। लोकसभा की कितनी? 21 सीटें है वो लोकसभा की है। यहाँ पे बात करते हैं फेस्टिवल की। तो यहाँ पर फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा, प्रथमाष्टमी, रथ यात्रा। रथ यात्रा एक इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा क्या? रथ यात्रा, रथ यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, राजा प्रभास, गजलक्ष्मी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा, राजा प्रभास। नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी इसके 100% चांस बनते हैं कि अगर उड़ीसा से ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन पक्का का पक्का है वो उठाएंगे यहाँ से। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ शीतला षष्ठी है ना, शीतला षष्ठी। तो ये हो गया हमने फेस्टिवल के बारे में। अच्छा, डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो डांस फॉर्म में है वो छऊ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? छऊ। छऊ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। इसके साथ महरी, कोटिपुआ, कोटिपुआ, ओडिसी, ओडिसी, जुमेर, जुमेर और घुमुरा। अब देखो ये घुमुरा, घुमुरा है, एक होता है घूमर जो कि राजस्थान का फेस्टिवल सॉरी डांस फॉर्म है। ये यहाँ पर हो गया घुमुरा। घुमुरा आपको कंफ्यूजन कर सकता है घूमर नृत्य के साथ। तो घुमुरा है वो ओडिशा का हो गया और घूमर है वो राजस्थान का हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसके अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है इधर। तो नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर। कौन सा? भितरकनिका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। अच्छा, भितरकनिका है वो ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। साथ ही में ये भितरकनिका है वो एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव वन यहीं पर है। मैग्रोव वन भारत का दूसरा सबसे बड़ा। अच्छा, भारत का सबसे पहला है वो और सबसे बड़ा है वो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन का मैग्रोव वन। ये जो मैग्रोव वन है सुंदरवन का वो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है सुंदरवन। अच्छा, इसके अलावा भितरकनिका के अलावा यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। अच्छा, भितरकनिका नेशनल पार्क है उसको हम कभी कभी यानी कि एक उसका संरक्षण का रूप है उसको हम कहते हैं गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य, गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया। बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंडका हाथी अभ्यारण्य, चंडका हाथी अभ्यारण्य।
और गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा होगा? गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पर चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है, सबसे समुद्री तटीय झील। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे समुद्री तटीय झील, खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो होगी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। चिल्का झील है वो भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, जो कि शामिल की गई 1981 में। अच्छा, रामसर साइट की बात करते हैं तो रामसर साइट एक ईरान की साइट है जो आर्द्र भूमि के लिए प्रसिद्ध है। रामसर साइट कहां पर? ईरान में, कैस्पियन सागर के पास। कहां पर? कैस्पियन सागर के पास ये लोकेटेड है, जो कि 1971 में है। वो किसने? यूनेस्को ने है वो एक कॉन्फ्रेंस की थी 1971 में रामसर साइट में, उसी के बेसिस में है। अब वो रामसर साइट चुनता है अलग अलग कंट्रीज में। तो ये हो गया रामसर साइट। और कार्यवाहक हुआ 1975 में है, वो कार्य करना शुरू कर दिया रामसर साइट में। तो ये सारी चीजें रामसर साइट के बारे में होगी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में होगी। अच्छा, जो ओडिशा का तट है, समुद्र तट है, उसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्कल कोस्ट के नाम से। किस नाम से? उत्कल कोस्ट नाम से है वो जानते हैं। अच्छा, इसी के साथ 2023 में है वो ओडिशा में वर्ल्ड हॉकी कप होने वाला है। वर्ल्ड हॉकी कप कहां पर होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में। कहां पर? भुवनेश्वर, वहां राउरकेला। अच्छा, राउरकेला है वो कहां पर लोकेटेड? किस नदी पर? वो है ब्राह्मणी नदी पर। किस नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर है वो राउरकेला स्थित है। और बांकी है वो महानदी पर, कंटक है वो महानदी पर स्थित है। अच्छा, महानदी पर हीराकुंड डैम स्थित है। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो कि भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। टोटल 26 किलोमीटर, जिसमें मेन डैम है 4.8 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। अच्छा, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, हाईएस्ट। अच्छा, ओल्डेस्ट कौन सा होगा? तो ओल्डेस्ट हो गया कलमई। ओल्डेस्ट कौन सा होगा? कलमई डैम। कलमई डैम कहां पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु पर। कावेरी नदी तमिलनाडु पर। तो ये सारी चीजें आपको ओडिशा के बारे में है वो ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या फिर ब्रिटेन। तो हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री ने है वो हाल ही में इस्तीफा दिया है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने है वो 2 जनवरी 2022 को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। ये घोषणा क्यों की थी? क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगा थी कि वो है एक सैन्य तख्ता पलट का अनुसरण करता है, जिसने देश में राजनीतिक गतिरोध एवं व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध का है वो कारण बना था। अच्छा, 67 वर्षीय हमदोक ने वो 2019 से 2022 तक सूडान के 15 प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य किया। मोस्टली ध्यान रखना है हमदोक, अब्दुल हमदोक इनका नाम था, और किसके प्रधानमंत्री थे? सूडान देश के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला ऑटो ईटीएफ लॉन्च किया है? ऑप्शन है सेबी ने, निप्पॉन इंडिया एमएफ ने, अरिहंत एमएफ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने है वो भारत का पहला ऑटो ईटीएफ लॉन्च किया है। अभी है क्या? तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड यानी कि एनआईएफ के परिसंपित प्रबंधक निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने है वो भारत का पहला ऑटो सेक्टर ईटीएफ यानी कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। ये जो इसमें क्या होगा कि ये ऑटो संबंधी क्षेत्रों से, जैसे ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर हो गया, ऑटोमोबाइल 2 और 3 व्हीलर हो गया, अच्छा, ऑटो सहायक और टायर का प्रतिनिधित्व करने वाली ये शीर्ष 15 कंपनियों को एक एक्सपोजर प्रदान करेगी। तो इसके लिए है वो निप्पॉन ने अपना ये लॉन्च किया है, भारत का पहला ईटीएफ ऑटो ईटीएफ है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश है वो देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। अच्छा, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ये जो मेल का पत्र है वो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण है इसको हासिल कर पाया है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश है वो, इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है इसके गवर्नर है। इसके सीएम है जयराम ठाकुर। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है इसके सीएम है। और राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। इसकी कैपिटल की बात करता हूं तो समर में हो जाएगी शिमला। समर में क्या? शिमला। और विंटर में हो जाएगी धर्मशाला।
अच्छा, धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये भी ध्यान रखना, क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में। यहाँ की लोकसभा सीट है वो 4 है, विधानसभा है वो 68 सीट है, और राज्यसभा की है वो 3 सीट है। ठीक है, प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो यहाँ पर शिवरात्रि, मेला, दशहरा, कुल्लू व छरी यात्रा। इंपोर्टेंट ये देखना, कुल्लू व छरी यात्रा है वो यहाँ के इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, इंपोर्टेंट फेस्टिवल। अच्छा, पारंपरिक संगीत की बात करता हूँ, यहाँ पर गज्जू, दोरू, दोसा, नगर ढोलकू है वो यहाँ का संगीत है, नगर ढोल का है ना, ढोलकू, ढोल का नहीं, ढोलकू। अच्छा, ये इसके संगीत है, यहाँ पर फेमस है वो गीत है। अच्छा, नेशनल पार्क की बात करता हूँ, यहाँ पर इंद्र किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से नोट डाउन कर लो, नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। अच्छा, टॉप नदियों की बात करता हूँ तो गिरी, पंबन, टन, यमुना, चिनाब, सतलज, रवि। अच्छा, सतलज नदी पर है वो भाखड़ा नागल डैम स्थित है, नाथपा जाकरी डैम स्थित है। कौन सा? भाखड़ा नागल डैम और नाथपा जाकरी, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, भाखड़ा नागल किस पर? सतलुज पर। अच्छा, इसका मतलब सतलुज पर कौन सा है? नाथपा जाकरी, नाथपा जाकरी। अच्छा, व्यास नदी की बात करता हूं तो व्यास नदी पर है वो पंडो और पोंग दामो, पोंग दामो है वो डैम है। रवि पर चमेरा दामो, रवि नदी पर चमेरा दामो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चीज समझ में? अच्छा, यहाँ से एक 12 लापचा दरा है, यहाँ पर 12 लापचा दरा, दरा को बारे में बात करते हैं। 12 लापचा दरा, 12 लापचा दरा, 12 लापचा दरा है वो मंडी से, सॉरी मनाली से ले, है ना, मनाली से ले है तक है वो 12 लापचा दरा पास करवाता है। शिवकिला दरवा किसके लिए? शिवकिला, शिवकिला है वो शिमला को तिब्बत से, किसको? शिमला को तिब्बत से है वो कनेक्ट करेगा शिवकिला। रोहतांग दरा, रावी का है वो उद्गम स्थान है, रोहतांग दरा, रोहतांग दरा किसके लिए? रावी का उद्गम स्थल। अच्छा, लोक नृत्य की बात करता हूं यहाँ पर तो कीकली लोक नृत्य, कीकली नृत्य, माला, भंगर और दानव, तो ये लोक नृत्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारा हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया। इतना आप करके जाओ तो किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसलिए कहता हूँ आप अपने स्टडी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को है वो इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कीजिए जिसमें ऑल लिखा होगा, ऑल लिखा होगा वो बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो है वो आप तक इजीली है वो पहुंच सके और आपका है वो बेनिफिट मिल सके हमारे माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव है वो मनाया गया है? ऑप्शन है मेघालय, लद्दाख, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में है वो लद्दाख में, कहां पर? लद्दाख में है वो पारंपरिक वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया है। किसके लिए लोसर महोत्सव मनाया गया है? और ये लोसर महोत्सव है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम है। इसके लिए तिब्बती बौद्ध धर्म का एक पारंपरिक कार्यक्रम है जो कि नए साल की शुरुआत में ये मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके समुदाय द्वारा? बौद्ध समुदाय द्वारा। ये ध्यान रखना, बौद्ध समुदाय, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो लोसर महोत्सव है किस समुदाय के लिए फेमस है? तो ये बौद्ध समुदाय के लिए ये फेमस है। अच्छा, लोसर है क्या? तो लोसर एक तिब्बती शब्द है, एक्चुअली में शब्द है तिब्बती जिसका अर्थ है नया साल। क्या है? नया साल है जिसका अर्थ है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं लद्दाख में? तो यहाँ पर फ्यांग तसेडु महोत्सव मनाया जाता है, लोस मोचे महोत्सव और हेमिस महोत्सव है यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान में रखना आपको लद्दाख में। अच्छा, यहाँ पर काराकोरम दरा, काराकोरम दरा है वो लद्दाख में स्थित है जो कि इंडिया का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट दरा है, हाईएस्ट दरा है वो, पासेस है वो यहाँ का है काराकोरम दरा। तो ये सारी चीजें आपको लद्दाख के बारे में ध्यान रखनी है। और भी सारी चीजें वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस शर्मा का है वो 100 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध है। ऑप्शन है डांसर, खिलाड़ी, पत्रकार, वाइस एडमिरल। तो जो हाल ही में एस शर्मा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध है वाइस एडमिरल। वो भारतीय नौसेना में है वो वाइस एडमिरल थे। किस टाइम? 1970 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, जिसकी वजह से है वो एक नए देश का जन्म हुआ जो कि हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। तो 1971 के युद्ध के दौरान है वो नौसेना के वाइस एडमिरल थे शर्मा, जिन्होंने 1 दिसंबर को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था हाल ही में। और उन्होंने हाल ही में दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव है वो समारोह, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। तो बांग्लादेश के निर्माण में इनका बहुत ही इंपोर्टेंट है वो योगदान रहा था वाइस एडमिरल शर्मा का, जिनका हाल ही में है वो 100 साल की उम्र में देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का है वो दर्जा मिला है? ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को है वो अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, अशोक कुमार। ए व बी दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अजय कुमार और दीपक कुमार को है वो हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में तेलंगाना में है वो अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की है वो आधारशिला रखी गई है। कहां पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 मनाया गया है। ऑप्शन है 7 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी। तो हाल ही में 7 जनवरी को है वो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 मनाया गया है। कब? 7 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 मनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, और साथ में हमने 2-3 स्टेट के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली, जैसे ओडिशा के बारे में ले ली, हिमाचल प्रदेश के बारे में ले ली। तो यह जानकारी आपको आई होप बहुत ही पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन के बारे में और जनरल स्टडीज के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए यहाँ से वीडियो को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण, अच्छा, जिसको हम कॉनकेव मिरर के नाम से भी जानते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज होता है टॉर्च लाइट में। किसमें? टॉर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, हेड बल्ब में, हेडलाइट्स में। इसमें गाड़ियों की हेडलाइट्स में, दूरबीन में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर हो गया उसमें, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव का सोलर कुकर में। अच्छा, कॉन्वेक्स की बात करता हूं, उत्तल दर्पण तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट होती है उसके लिए यूज होता है। साइड मिरर, कॉलिंग बेल, इसके लिए यूज होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के नाम से। किसके नाम से? कॉन्वेक्स मिरर के नाम से भी है वो, हम इसको पहचानते हैं। अच्छा, एसिड रेन, एसिड रेन को हम जानते हैं अम्ल वर्षा के नाम से। किसके लिए? अम्ल वर्षा में। एक्चुअली में ये होता क्या है कि इसका कारण ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, ये होती है पृथ्वी में। प्लस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होती है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ये वाटर के साथ है वो क्रिया करेगा तो इसके साथ है वो ये बना देगा नाइट्रिक अम्ल, ये बना देगा, इसके साथ क्रिया होगी तो ये बना देगा नाइट्रिक अम्ल, और ये बना देगा गंधक वाला तेजाब यानी कि H2SO4, गंधक वाला तेजाब, जो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा, यानी कि बहुत ही तेजाब जैसा बन जाएगा। अच्छा, अम्ल वर्षा में है वो 2 प्रकार के वायु प्रदूषण आते हैं, जिसमें SO2 और NO2 है वो मौजूद होते हैं। ये जो प्रदूषक है पारंपरिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। और अम्ल वर्षा है वो केंद्र मैनचेस्टर है। अब अम्ल वर्षा का केंद्र क्या है? मैनचेस्टर है वो अम्ल वर्षा का केंद्र है। अच्छा, इसके दुष्परिणाम की बात करता हूं तो इसके दुष्परिणाम से है वो जर्मनी व पश्चिम यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का कारण भी अम्ल वर्षा है। अच्छा, जर्मनी व पश्चिमी यूरोप में जो जंगल है वो, जो भी वन है वो नष्ट हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है अम्ल वर्षा। कारण क्या है? अम्ल वर्षा। अच्छा, अम्ल वर्षा के साथ साथ और कौन से? जैसे वॉल्केनिक हो गया, NOx हो गया, पॉल्यूशन इन कल्यूड वाटर एंड प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें है वो इसके अंदर होती है। मेनली इंपोर्टेंट ध्यान रखना है H2SO4 और नाइट्रिक
अम्ल है वो इसमें हो जाता है। अच्छा, जो आगरा का ताजमहल है वो भी अम्लीय वर्षा के कारण है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। आगरा का ताजमहल भी अम्लीय वर्षा के कारण है वो धीरे धीरे है वो पीला पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है एसिड रेन के बारे में। नेक्स्ट है डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। डायलिसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है। क्या है? आर्टिफिशियल एक प्रोसीजर है। ये कब किया जाता है इंसान को? जब इंसान के है वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, यानी कि सही से काम करना भी बंद कर देते हैं। ये जो गुर्दे होते हैं इंसान के, ये एक्चुअली क्या है कि काम करना है वो बंद कर देते हैं। जब ये काम करने बंद कब कर देते हैं? जब इसमें कुछ रोग हो जाते हैं या फिर लंबे समय से इसके डायबिटीज के रोगी है, उक्त रक्तचाप जैसी स्थितियों में है वो कई बार इसकी डायलिसिस की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको डायलिसिस करवाते हैं, रक्त को है वो साफ करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। तो इस कंडीशन में है वो जरूरत होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, गुर्दे का रोग हो गया, है ना, या फिर गुर्दे का है वो काम करना बंद कर दे, तो इस कंडीशन में वो डायलिसिस करवाया जाता है ब्लड का। अच्छा, आरबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी रेड ब्लड सेल। क्या होगी? रेड ब्लड सेल, जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कोशिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका, जो कि रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। ये पूरे रुधिर का 40% भाग होती है। अच्छा, जितना ब्लड है, मान लो ये ब्लड है, इसका 40% है वो होती है आरबीसी। ब्लड में 40% क्या होती है? आरबीसी है वो 40% होती है। और ये एक रीढ़धारी जंतुओं के सूक्ष्म अंगों से वो ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इस कोशिका में कोई भी केंद्रक नहीं होता। इस कोशिका में है वो कोई भी केंद्रक है वो नहीं होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इसकी औसत आयु, एवरेज लाइफ की बात करता हूं तो एवरेज लाइफ है 120 डेज। एवरेज लाइफ कितनी है? 120 डेज है वो इसकी एवरेज लाइफ है। अच्छा, ज्योतिबा राव फुले। अच्छा, ज्योतिबा राव फुले को हम ज्योतिबा गोविंद राव फुले के नाम से भी जानते हैं एक्चुअली में। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। पत्नी थी इनकी सावित्रीबाई फुले, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, है ना। प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जो कि गोविंद राव फुले की है वो पत्नी थी। और ज्योतिबा राव फुले के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने है वो ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे और इन्होंने दलित व स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम व प्रबल हितैषी थे। और इन्होंने बाल विवाह विरोधी व बाल विवाह विरोधी थे ये, और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन भी दिया था। विधवा पुनर्विवाह है वो उसको भी समर्थन दिया था ज्योतिबा फुले राव ने। अच्छा, स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। 1848 में स्कूल खोला था, है ना। और इसी के साथ है वो 1873 में ज्योतिबा फुले राव ने वो सत्यशोधक समाज की है वो स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। सत्यशोधक समाज की है वो स्थापना की थी। अच्छा, इनकी पुस्तकों के बारे में बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी, ये ध्यान में रखना। ये थे ज्योतिबा राव फुले के बारे में। अच्छा, इनको है वो स्त्री शिक्षण के आज जनक की उपाधि से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा है वो 1883 में। ठीक है, किसके लिए? स्त्री शिक्षण के आप जनक की उपाधि के। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को है हम नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त है वो इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा है वो 1893 में है वो अमेरिका स्थित शिकागो में एक आयोजन हुआ था, जिसको हम विश्व धर्म महासभा के नाम से जानते हैं। और भारत की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का है वो प्रतिनिधित्व किया था। कब हुआ था?
1893 में कहां पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। शिकागो में कैसे सम्मेलन हुआ था? विश्व धर्म महासभा का। और भारत की ओर से इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने वो भाग लिया था, जो और सनातन धर्म का है वो प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, इसके अलावा है वो स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था जो कि बहुत ही फेमस है हमारे युवाओं के बीच में। वो कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको तब तक आपको है वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहां पर लोकेटेड है? असम में। कहां पर है? असम में। और ये फेमस है एक सींगे वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि सिर्फ है वो सिर्फ भारत में ये गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा इसके लिए फेमस है। और एक सींग वाला गैंडा है वो असम का है वो राज्य पशु भी है। राज्य पशु भी है एक सींग वाला गैंडा असम का। अच्छा, इसमें है वो ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से गुजरती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावा असम की बात करता हूं तो यहाँ पर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क लिख देता हूं मैं, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इसके अलावा राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क है, ओरेंग नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। और नामेरी नेशनल पार्क, क्या है? नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क है वो असम में सारे के सारे लोकेटेड है। अच्छा, सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर रोक है वो 1829 में कब हुई थी? 1829 में है वो लॉर्ड विलियम बेटिक के हेल्प से हुई थी। कब से? किसके हेल्प से? लॉर्ड विलियम बेटिक। और इसके बाद है वो 1829 के बाद है वो सती प्रथा पर है वो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था विलियम बेटिक ने। प्रतिबंध लगवा दिया था विलियम बेटिक। अच्छा, दास प्रथा पर कब हुई थी? तो 1843 में है वो दास प्रथा। सती प्रथा पर 1829 में, दास प्रथा है वो 1843 में। 1843 में किसकी थी? लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो था 1856। इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में किसके टाइम? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। ठीक है, ये थे सती प्रथा, दास प्रथा और विधवा विवाह है वो एग्जाम में अक्सर है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, अनहैप्पी इंडिया है वो किसने लिखा था? अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। बंदी जीवन और सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? हर एग्जाम पूछा जाता है किसने, किसी एग्जाम में, जैसे रेलवे का एग्जाम आने वाला है उसमें है वो 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया डिवाइडेड। अगर पुस्तकों से है वो क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो इंडिया डिवाइडेड, तो ये लिखा था किसने? राजीव गांधी ने है वो ये लिखा था। गांधी लिख रहा हूं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनहाइलीनेस ऑफ कॉस्ट है वो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसलिए किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने है वो ये लिखा था। अच्छा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। अच्छा, गीता राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और मदर इंडिया कैथरीन मयो। मदर इंडिया किसने लिखा था? ये लिखा था कैथरीन मयो ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। अच्छा, राज तरंगिणी है वो कलहण ने लिखी थी। किसने? कलहण। और इसमें है वो कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी है। किसके? कश्मीर के राजवंशों की है वो क्रमबद्ध जानकारी है। अच्छा, हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने हर्षचरित है वो लिखी थी। अच्छा, अष्टध्यायी किसने लिखी थी? ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टध्यायी किसने? अष्टध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टध्यायी। महाभाष्य किसने लिखा था? वो लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य किसने?
पतंजलि ने वो महाभाष्य लिखा था। अच्छा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और नीतिसार कामदत्त ने। मृच्छकटिकम है वो शूद्रक ने। प्रतिराज रासो है वो चंद्रवर्ती ने। ये सारे के सारे है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है वो भारत में 1920 से 21 के बीच में हुआ था, जब कानपुर में है वो नागपुर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का दिसंबर 1920 में है वो नागपुर का अधिवेशन हो रहा था। उसमें है वो असहयोग आंदोलन का है वो प्रस्ताव पारित कर दिया था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन है 1919 अली बंधुओं और मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहन के नेतृत्व में वो खिलाफत कमेटी का इसने नेतृत्व किया था। तो खिलाफत आंदोलन हो गया ये, और 1924 में ये आंदोलन समाप्त भी हो गया, खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में ध्यान रख लो, खिलाफत आंदोलन। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसको हुआ था 1918 में। सारी चीज। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, 1919 में है वो रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। और इसके अंग्रेजों के विरुद्ध तो यहाँ पर सत्याग्रह सभा की है वो स्थापना की थी, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और 9 अप्रैल को है वो यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है, और काले कानून की भी संज्ञा दी गई थी। किसको? रोलेट एक्ट को। किसका क्या कहा जाता है? बिना कानून, बिना कानून, बिना अपील और बिना दलील। रोलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है बिना दलील। और काले कानून की है वो संज्ञा दी थी, काले कानून की भी संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है इनके रोलेट एक्ट के बारे में। अच्छा, इसके अलावा है वो 1915 में वो गांधी जी आए थे इंडिया में, 1915 में। और ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। किसकी? केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी ब्रिटिश सरकार ने। और भारत आने पर गांधी जी ने वो साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम या फिर साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। सत्याग्रह या फिर साबरमती आश्रम जाना है, उसके नाम से भी है ये जाना जाता है, उसकी स्थापना है वो की थी। तो ये सारी की सारी चीजें है वो असहयोग आंदोलन हो गया, खेड़े सत्यापन हो गया। अच्छा, असहयोग आंदोलन हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा हूं मैं, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था हमारे इंडिया में, जिसका हम नाम जानते हैं हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा था। और वहां पर जनरल डायर ने है वो गोले चलाने के आदेश दे दिए थे, और 379 है वो लोग वहां पर मारे गए थे, या फिर इससे भी कहीं ज्यादा भी लोग मारे गए थे। आंकड़ों के अनुसार है वो 379 संख्या थी। और गांधी जी को लगा कि इसके साथ पूरा देश है वो हिंसा की चपेट में ना आ जाए, तो उन्होंने 18 अप्रैल को है वो आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा से है वो तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर है वो किस घाटी से? तवांग घाटी से। तवांग घाटी से है वो तिब्बत जाया जाता है। यहाँ पर तिब्बत, कहां पर? तिब्बत। ये एक सिल्क रोड है, यानी कि सिल्क रेशम का व्यापार होता था पहले यहाँ पर। और जब चाइना और इंडिया के बीच युद्ध हुआ था तो इसको है वो बंद कर दिया गया था। तो ये बोमडिला दर्रा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा बात करता हूं मैं तुजू दर्रा। सारी के सारी इंपोर्टेंट ध्यान रखना। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर और इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग है। यहाँ पर कहां से? इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का यहाँ पर रास्ता है। इसके अलावा नाथुला व जोजेल्पा दर्रा है वो सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला व जोजेल्पा। सिक्किम में नाथुला व जोजेल्पा, नाथुला व जोजेल्पा। अच्छा, नाथुला से है वो दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। नाथुला से है ना, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से वो होकर कहा जाया जाता है? तिब्बत में। ये ध्यान रखना। इसके बाद देखता हूं मैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में थागला, मान्ना, नीति व लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड में कौन सा है? थागला, माना, नीति व लिपुलेख दर्रा। अच्छा, लिपुलेख दर्रा है वो
क्या है एक्चुअली में, इंडिया और नेपाल के बीच हाल ही में मई 2020 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको लेकर। इंडिया नेपाल बोल रहा है कि ये हमारी जमीन है, और इंडिया है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि रोड बना रहा है इंडिया यहाँ पर, और नेपाल है वो क्लेम कर रहा है कि ये हमारी जमीन है लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि शिमला से है वो तिब्बत जाता है, शिमला से तिब्बत। बड़ा लापचा है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है मंडी से ले कौन सा है? बड़ा लापचा। थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ठीक है, ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो इसके हिसाब से हम राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, बनिहाल दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो है वो कैपिटल को जोड़ता है श्रीनगर को, और साथ में है वो भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। यहाँ पर सड़क सुरंग है वो भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? सड़क यहाँ पर जवार सुरंग, जो कि लोकेटेड है बनिहाल दर्रा में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट बताइए, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें भी है वो खुद को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।